कहानी शुरू होती है और हम एक मशहूर बिजनेसमैन पार्क के बेटे को बीमार देखते हैं। बीमारी ऐसी है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसका हाल निकालने में फेल हो चुका होता है। इसके इलाज के लिए बाहर से शेमन्स बुलाए जाते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो दुनिया में नजर न आने वाली चीजों को देख सकते हैं और उनको कंट्रोल करना इनका काम होता है। अब हम मिलते हैं शेमन हारिम से, जो कि इस बच्चे का इलाज करने के लिए आई होती है, अपने असिस्टेंट के साथ आई होती है। बच्चों की मॉम को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था अपने बेटे को बचाने के लिए। हारिम बच्चे को चेक करने के लिए कुछ रिचुअल करती है। उसे पता चलता है कि इस बच्चे के साथ जो कोई भी इशू है वो उसके दादा और परदादा की वजह से है। इस बारे में बात करने के लिए हारिम पार्क के घर में जाती है, उससे मिलती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि ये लोग काफी अरसा पहले एक दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गए थे। पार्क के डैड यानी के इस छोटे बच्चे के ग्रैंडपा पैरालाइज्ड हैं, जबकि उसके ग्रैंडपा 100 साल पहले ही मर चुके हैं, जिनकी कब्र तीसरे मुल्क में है। पार्क हारिम को बताता है कि उनकी फैमिली में पैदा होने वाले हर बच्चे के साथ यही इशू होता है, जैसा कि मेरे बड़े भाई वो भी पागल खाने में इसी बीमारी की वजह से मर गए थे, और अब मेरा बेटा जो कि अब आपके सामने ही है। ये सब सुनने के बाद हारिम पार्क को तसल्ली देती है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको और लोगों की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। मसला थोड़ा बड़ा है, मगर जहाँ पर उसके परदादा की कब्र है, इन्हें वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है। सीन कट होकर हमें वो मुल्क दिखाया जाता है जहाँ पर उसके परदादा मर गए थे। वहाँ पर हमें किम नाम के आदमी से मिलते हैं। ये फैक्ट्री एक्सपर्ट है। इनका काम था कि मरने वाले लोगों के लिए ऐसी जगह का तलाश करना जहाँ पर उन्हें सुकून मिल सके। अब हम देखते हैं कि इसी किम से हारिम मिलने आती है। हारिम उसे पार्क के बारे में बताती है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी फैमिली में एक अजीब इशू है कि उनके घर में पैदा होने वाला हर बड़ा बेटा बीमार रहता है, और ये सारी प्रॉब्लम्स इसी जमीन से जुड़ी है, क्योंकि उनके ग्रैंडपा यहीं पर दफन है। हारिम को ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किम की मदद की जरूरत थी, और इस मदद के लिए किम मान भी जाता है। अगले दिन पार्क भी आकर किम से मिलता है, क्योंकि उसे अपने ग्रैंडपा का एक्सह्यूमा करवाना था। एक्सह्यूमा मतलब ग्रेव को खोलकर वहाँ दफन हुए इंसान को किसी और ग्रेव में दफनाना था या शिफ्ट करना, और वो ये सब कुछ अपने बेटे के इलाज के लिए कर रहा था। पार्क अब किम को अपने ग्रैंडपा की कब्र के पास लेकर जाता है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर बनी थी। ये कोई कब्रिस्तान नहीं था। इस ग्रेव के आसपास बहुत सारे फोक्स भी फिर रहे होते हैं, और उनकी कब्र के ऊपर कोई नेम प्लेट भी नहीं थी। पार्क बताते हैं कि उनके ग्रैंडपा एक जनरल थे, और ये ग्रेव उन्हें आर्मी की तरफ से अलॉट हुई थी। किम अभी भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यही जगह क्यों। वो समझ चुका था कि असल मसला इसी जगह में है, और वो ये सारी बात हारिम से भी डिस्कस करता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं और बहुत कुछ शैतानी है। इन नेगेटिव पावर्स को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही किम हारिम को भी यहाँ पर काम करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर इन लोगों ने यहाँ पर काम किया तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये सुनकर हारिम भी परेशान हो जाती है। खैर रात हो जाती है और दोबारा किम की पार्क और हारिम से मीटिंग होती है, जहाँ किम इन दोनों से शेयर करता है कि जल्दी उनकी बेटी की शादी होने वाली है। ये सुनकर पार्क इमोशनल हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि मेरा बेटा तो मरने वाला है। उसके ये लफ्ज हारिम और किम दोनों को ही इमोशनल कर देते हैं। हारिम कहती है कि हम उस कब्र को डिग करने के लिए एक रिचुअल कर सकते हैं, एक ऐसा रिचुअल जिसे वहाँ का एवल भटक जाए। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ये आइडिया किम को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो भी एक्सहुमेशन के लिए मान जाते हैं। अगले दिन एक्सहुमेशन का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर पार्क की आंट भी होती है, क्योंकि वो ग्रैंडपा की डॉटर थी और उनके साइन और परमिशन के बगैर इस ग्रेव को डग नहीं किया जा सकता था। एक तरफ ग्रेव की खुदाई का काम शुरू होता है, दूसरी तरफ हारिम ईवल का ध्यान भटकाने के लिए रिचुअल्स करना शुरू कर देती है। इसके लिए और भी बहुत सारे लोग उसकी मदद करते हैं। हड्डियों को कब्र से निकालने के बाद एक मजदूर को कब्र के अंदर इंसानी सर वाला सांप दिखता है। लेबर यहाँ पर गलत ये करता है कि वो किसी को भी बताए बगैर उसको मार चुका था। ऐसा करते ही वहाँ पर मौसम खराब हो जाता है। किम जिसने ग्रैंडपा की हड्डियों को क्रीमेट करने का फैसला किया था, यानी कि जलाने का फैसला किया था, उनका काम भी ये रुक जाता है। हालांकि वो ये काम जल्दी करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ग्रैंडपा की हड्डियों की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जो कि जलाने के बाद ही ठीक हो सकती हैं। अब किम के मजार के बारे में जानने के लिए वो करीब के गाँव में जाता है। वहाँ पर जाने पर पता चलता है कि काफी लोगों को तो इस कब्र के बारे में पता ही नहीं है, और अगर कुछ लोगों को पता था तो ये बात कि उनकी ग्रेव
केव खजाने से भरी हुई है, जिसे मालूम हुआ कि ग्रैंडपा की कब्र की खुदाई हुई है। वो ग्रैंडपा का कॉफिन खोल देता है, जिसके नतीजे में ग्रैंडपा की सोल जो गुस्से में होती है आजाद हो जाती है। ये सबसे बड़ा और खतरनाक काम हुआ था। अच्छा ये होता है कि ये सब कुछ हारिम देख लेती है ताकि वो इसको जल्दी से कंट्रोल कर सके। अब ग्रैंडपा की सोल घर जा चुकी होती है, जहाँ पर पार्क की फैमिली रहती थी। वहाँ पर जाते ही वो उसकी बीवी और उसके बेटे को मार देता है। ग्रैंडपा की सोल ने पार्क को भी डराना शुरू कर दिया होता है। वो बहुत डरा होता है। उसी टाइम उसे किम की भी कॉल आती है और उसे समझाने लगता है कि ग्रैंडपा की सोल आजाद हो गई है, जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है और अब वो तुम्हें मारने के लिए निकल चुका है। तुम उससे बच के रहना। अभी वो फोन पर बात ही कर रहा होता है, दरवाजे पर भी नॉक होना शुरू हो जाता है। पूछने पर पता चलता है कि वहाँ पर भी किम है, यानी कि फोन पर भी किम और दरवाजे पर भी किम। फोन वाला किम पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना, हो सकता है वो ग्रैंडपा के सोल ही हो। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही आ रहा। हाँ लेकिन तुम विंडो खोल सकते हो। वो उसकी बात मानते हुए खिड़की खोल देता है, जिससे वो सोल अंदर आ जाती है। मतलब कि ये सारी चाल उस ग्रैंडपा के सोल ने चली थी, यानी कि फोन पर ग्रैंडपा की सोल बात कर रही थी और दरवाजे पर किम था। किम जब होटल के मैनेजर से की लेकर उसके रूम के अंदर जाता है तो देखता है पार्क की बॉडी सोल से पूरी तरह पोजेस्ड हुई है। पोजेस हुए पार्क के जरिए ग्रैंडपा बताता है कि वो अपनी फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं। वो बताते हैं कि जब दो मुल्कों के बीच में लड़ाई हुई थी तो ग्रैंडपा ने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करके बहुत सारा पैसा कमाया था और उसी पैसे की वजह से वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस गए थे। लेकिन जिनकी वजह से वो अमीर हुए थे उनका स्टेटस चेंज हुआ था। उनको कभी आकर इन्होंने पूछा ही नहीं, ना कभी इनकी ग्रेव पर आए। इसी वजह से वो इन सब पर इतना गुस्सा थे और अब इसके बाद वो पोजेस हुए पार्क को भी मार देते हैं। अब ग्रैंडपा की सोल पार्क को मारने के बाद अपनी बेटी और पार्क के बेटे को मारने के लिए निकल जाती है। उनको रोकने के लिए किम के पास एक ही रास्ता था कि वो हारिम से कहे ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दो, मगर हड्डियों को जलाने के लिए ग्रैंडपा की बेटी की परमिशन जरूरी थी। किम उससे कॉल करता है और कहता है कि अब उसकी सोल छोटे बच्चे को मारने के लिए निकल चुकी है और उसे रोकने के लिए हमें ग्रैंडपा की हड्डियों को जलाना पड़ेगा, यानी कि एक्सहुमेशन के बगैर, जिसके लिए ग्रैंडपा की बेटी मान जाती है और ग्रैंडपा की हड्डियों को जला दिया जाता है। ऐसे ही हड्डियां जलने के साथ साथ ग्रैंडपा की सोल भी खत्म हो जाती है और इन सबको आजादी मिल जाती है। मगर ये कहानी ग्रैंडपा के सोल तक ही खत्म नहीं हुई थी। कहानी में अभी एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ग्रैंडपा के सोल के चले जाने के बाद किम एक ऐसे आदमी से मिलता है जिसने ग्रैंडपा की कब्र खोदने का काम किया था, जिसके ख्वाब में इंसानी सार वाले बड़े बड़े सांप उसे डरा रहे होते हैं। डरते हुए वो आदमी कहता है कि ये सांप मुझे मार देंगे। किम उससे पूछते हैं कि ये कब से ऐसा हो रहा है। वो बताते हैं कि ये तब से हो रहा है जब से मैंने कब्र खोदते वक्त इंसानी सार वाले सांप को मारा था। सारी बात की सच्चाई जानने के लिए किम दोबारा ग्रैंडपा की कब्र वाली जगह पर जाता है, जहाँ उसे वो इंसानी सार वाला मरा हुआ सांप मिल जाता है। किम यहाँ पर उसी कब्र को और खोदता है, तब उसे इस कब्र के नीचे एक दफन हुआ और कॉफिन मिलता है, जिसे खोदते ही वो यहाँ पर हारिम और बाकी के साथियों को यहाँ पर बुला लेता है उस कॉफिन को बाहर निकालने के लिए। मगर इन्हें ये बात नहीं पता चल पाती है कि आखिर ग्रैंडपा की कब्र के नीचे ही इस कॉफिन को क्यों दबाया गया। ये कॉफिन चारों साइड से बंद होता है। यहाँ आधी रात का वक्त होता है। ये लोग इस कॉफिन का कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए ये पास के टेम्पल में इस कॉफिन को रखने का फैसला करते हैं। ये भी हो सकता है कि इस कॉफिन में कुछ इवल्स पावर्स हो। इस जगह पर उस कॉफिन को सेव करने के बाद ये सब लोग ग्रैंडपा की बेटी के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि ग्रैंडपा की कब्र के नीचे ये कॉफिन क्यों दफन किया गया था। वो कहती है कि ये गद्दार कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। सीन कट होकर हम हारिम के असिस्टेंट को देखते हैं, जिसे अजीबोगरीब चीज डरा रही होती है। वो डर कर उठ जाता है और जाकर उसी कॉफिन को देखता है, जिसके अंदर से 6 फुट लंबा आदमी निकलता दिखाई देता है। ये सब देखकर डरते हुए वो हारिम को कॉल करता है। हारिम फौरन से वहाँ पर पहुँच जाती है और जाते ही उस कॉफिन को देखती है, जो खाली होता है और खुला होता है। मतलब कि उसके असिस्टेंट ने जिस 7 फुट आदमी को देखा था वो इस कॉफिन से बाहर आ चुका है। यहाँ कॉफिन में एक हेलमेट भी मौजूद था, जो कि एक जनरल का होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वो जो कोई भी था वो एक सोल्जर था। इतनी देर में इस रूम के बाहर वो जनरल भी आ जाता है, जो इस कॉफिन से निकला होगा। हारिम उसे देखते ही छुप जाती है। इससे पहले कि वो रूह अंदर आके उसे मार दी, उसका असिस्टेंट आकर हारिम को बचा लेता है और जनरल पर भी एक नेजे से हमला करता है। मगर इस हमले
पहले से उस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो भूत यहाँ पर असिस्टेंट को मार देता है। इससे पहले कि अब ये भूत हारिम को मार देता, किम और उसका असिस्टेंट यहाँ पर आ जाते हैं। इस बार इस भूत को देखकर उन दोनों की भी हालत बुरी हो जाती है। 1 मिनट गुजरता है और इस भूत को मुर्गे की बांग सुनाई देती है, मतलब कि अब सुबह होने वाली थी। ये सुनते ही वो एक आग का गोला बनकर यहाँ से निकल जाता है। अभी के लिए ये लोग इतनी बात जान चुके थे कि ये भूत रात में अपनी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है, मगर दिन में बेकार होती हैं इसकी पावर्स। किम अब उसी ग्रेव पर जाते हैं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, क्योंकि अब इस कहानी को बंद करना बहुत जरूरी था। इसलिए अब वो इस कब्र के बारे में सर्च करते हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर वो जर्नल किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। ये जानने के लिए किम दोबारा ग्रेव पर जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या है जिसकी वो डीमन यहाँ पर हिफाजत कर रहा है। किम को भी यहाँ पर वो 7 फीट लंबा आदमी नजर आता है। इन्हें ये भी पता चलता है कि रात में भूत जहाँ मर्जी चला जाए, लेकिन दिन में वो इसी ग्रेव के पास रहता है, उसी चीज की हिफाजत करने के लिए जिनके बारे में इन्हें मालूम नहीं है। यहाँ पर सर्च करने के बाद इन्हें ये पता चलता है कि जंग के दौरान कुछ लोगों ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए जादुई ताकतों का इस्तेमाल किया था, और इसी तरह से उन्होंने एक जर्नल के अंदर मेटल रोड को डाल दिया था और फिर उसके ऊपर दूसरे जर्नल की कबर को रख दिया था ताकि वो इस रोड की हिफाजत कर सके, जिसके जरिए ये जादुई ताकतें आती थी। और जर्नल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो बहुत बहादुर था और इसकी हिफाजत आसानी कर सकता था। इससे पहले कि सब कुछ जानकर कुछ कर पाते तब तक काफी देर हो चुकी होती है, और वो जर्नल जिसके अंदर मेटल रोड था वो उसके उठने का भी टाइम हो जाता है। वो अपने कॉफिन से किम की वजह से आजाद हो पाया था। किम उसे रोकना चाहता था, लेकिन ये उसे पोजेस करना शुरू कर देता है। किम अब किसी तरह से मुकाबला करता है और उस जर्नल को मार देता है। इस भूत के खत्म होते ही ये सब लोग आजाद हो चुके होते हैं और ये दिखाते हुए इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।